वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब हम ये डिस्कस करेंगे, हमने ये तो पढ़ ही लिया कि भाई टेम्परेचर चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी चेंज होते हैं, लेकिन कितना चेंज होंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कितना चेंज होते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये कोई वायर है, ये क्या चीज है, एक वायर। T1 टेम्परेचर के ऊपर इसका रेजिस्टेंस है R1 और रेसिस्टिविटी है ρ1। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये कोई वायर है और इस वायर का T1 टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है R1, रेसिस्टिविटी कितनी है ρ1। कंसिडर कर लिया ये अपन ने। अब मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके हो गया T2 और टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया R2 और रेसिस्टिविटी हो गई ρ2, क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया और वायर की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, टेम्परेचर चेंज करने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि टेम्परेचर जब आप चेंज करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी मटेरियल का तो वो फैलता है थोड़ा सा, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं फैल रहा कि इसके लेंथ और एरिया में बहुत ज़्यादा कोई चेंज आ रहा हो, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ही मानेंगे अपन। तो यहाँ पे हमने देखा कि T1 टेम्परेचर के ऊपर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R1 है, रेसिस्टिविटी ρ1 है। T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 हो गया और रेसिस्टिविटी हो गई ρ2। आपको रिलेशन फाइंड करना है इनके बीच में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। बताओ किसकी वजह से आया, रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। भाई सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज करोगे तभी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है यानी R2 माइनस R1 वो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से आ रहा है, तो इसके टेम्परेचर के चेंज होने की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, चेंज करोगे, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगा। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज ही नहीं करते, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो होता तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होता है, जीरो होता। इसका मतलब टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। तो मैंने इस बात को मैथमेटिकली लिखा है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी बात कि रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इनिशियली अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा, और इनिशियली अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो टेम्परेचर चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी कम आएगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर चेंज करने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सपोज करो, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम थी, है ना, तो उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी कम चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपके पास कोई 1 मीटर लेंथ का वायर है ना, एक 1 मीटर लेंथ का वायर है। उस 1 मीटर लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। मैंने उसको गर्म किया तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस 10 ओम बढ़ गया, तो कितना हो गया, 110 ओम हो गया, है ना। 100 ओम था, अब कितना हो गया, 110 हो गया। अब 1 मीटर की बजाय मैंने 2 मीटर लेंथ का वायर यूज किया, वायर की लेंथ डबल कर ली इस बार, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, डबल हो जाएगा। 100 ओम था 1 मीटर लेंथ का, तो 2 मीटर लेंथ का कितना होगा, 200 ओम। अब उसको वापस गर्म किया तो भाई 1 मीटर का कितना बढ़ता है रेजिस्टेंस, 10 ओम। इस वाले 1 मीटर का भी 10 ओम बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ा, 20 ओम बढ़ गया 2 मीटर का, है ना। यानी कि जब मैंने 200 ओम रेजिस्टेंस काम में लिया, 200 ओम रेजिस्टेंस का वायर यूज किया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस 20 ओम बढ़ा। और उसी की जगह अगर मैं 5 मीटर लंबा वायर यूज करता जिसका रेजिस्टेंस होता 500 ओम, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाता, 50 ओम बढ़ता। मतलब जितना ज़्यादा मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में उतना ही ज़्यादा चेंज आता जा रहा है। ये बात समझ में आई क्या? इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है एकदम? ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो कंबाइन करके लिखोगे तो ये बनेगा R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। जो भी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनको मल्टीप्लाई करके हम एक साथ लिख देते हैं। तो R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 के भी प्रोपोर्शनल है और R1 के भी प्रोपोर्शनल है। तो कंबाइन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा
उस कांस्टेंट को हम अल्फा बोल रहे हैं यहाँ पे। ये अल्फा एक कांस्टेंट है, बाकी क्या फॉर्मूला बना, अल्फा R1 T2 माइनस T1 बन गया। ये जो अल्फा है इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या नाम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, या इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। क्या चीज होती है ये समझते हैं थोड़ा सा। इस फॉर्मूले को देखो ऐसे लिख देते हैं अपन, अल्फा इक्वल्स टू, ये इधर ले आओ, तो ये बनेगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, ऐसा बन गया ये, ठीक है। अब ये अल्फा जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोला जा रहा है, ये क्या चीज है इसको समझो थोड़ा सा। मान लो मैंने दो अलग अलग वायर यूज किए जिनका इनिशियली रेजिस्टेंस सेम था, दो अलग अलग वायर यूज किए, है ना, एक कॉपर का वायर है, एक सिल्वर का वायर है, और इनिशियली उनका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम 10 ओम है। अब मैंने दोनों को गर्म किया, गर्म करने से एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, एक का कम बढ़ा, क्योंकि मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो मैंने दो अलग अलग मटेरियल के वायर यूज किए, सपोज करो एक तो किसका है कॉपर, एक किसका है एल्यूमिनियम मान लो, ठीक है। तो एक कॉपर का वायर है, एक एल्यूमिनियम का वायर है ना, और इनको गर्म कर रहे हो। इनिशियली इनका रेजिस्टेंस कितना है R1 पहले इनका टेम्परेचर है T1 और उसको बढ़ा के आप कर देते हो T2। तो दोनों के लिए चेंज इन टेम्परेचर सेम रहा, है ना, दोनों के लिए इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सेम रही, लेकिन गर्म करने से जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा उसके लिए अल्फा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। देखो R1 दोनों के लिए सेम था, T2 माइनस T1 दोनों के लिए सेम है। अब मैंने गर्म किया तो मान लो कॉपर का रेजिस्टेंस कम बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है, तो R2 माइनस R1 किसके लिए ज्यादा आएगा, एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा आएगा। तो एल्यूमिनियम के लिए अगर R2 माइनस R1 ज्यादा होगा तो अल्फा भी ज्यादा आएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या निकला कि अगर एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए अल्फा ज्यादा आता है, और अगर कॉपर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में कम बढ़ रहा है तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो अल्फा की वैल्यू यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू देख के आप क्या बता सकते हो कि कौन से मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होगा। जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा, जिस मटेरियल के लिए, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए, जैसे मैंने कॉपर के लिए कैलकुलेट कर लिया, एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड और वगैरह सब जितने भी मटेरियल्स हैं सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करके देख लिया। फिर आप कंपेयर करोगे कि किसके लिए अल्फा ज्यादा आया, तो अल्फा की वैल्यू जिस मटेरियल के लिए ज्यादा आएगी उसका क्या मीनिंग निकलेगा कि उस मटेरियल का टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज होता है, और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम आएगी उस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस कम चेंज होगा। तो ये जो अल्फा है ये वो कांस्टेंट है जो आपको ये बताता है कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है। अगर अल्फा ज़्यादा निकल के आता है तो हम बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और जिसके लिए अल्फा कम आएगा उसके लिए हम क्या कमेंट करेंगे कि इसके लिए अल्फा कम है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने से इसका रेजिस्टेंस कम चेंज होगा। आया कि नहीं आया, है ना, ये वो चीज होती है। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको, ये वाला फॉर्मूला है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, R2 इक्वल्स टू R1 उधर ले जाओ, तो R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1, ये R1 कॉमन ले सकते हो आप, तो R2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये आया क्या समझ में। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, जैसा आपको बताया जाता है कि एक वायर है, एक कोई मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस T1 टेम्परेचर पे R1 है, इतना है, मतलब जैसे बोल दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है 100 ओम। फिर बोला कि अगर मैं उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जबकि उस मटेरियल के लिए अल्फा इतना है। अल्फा आपको दे रखा होगा, अल्फा कांस्टेंट होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, तो अल्फा दे रखा है, T2 माइनस T1 दे रखा है, R1 दे रखा है, तो आप R2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इजीली ये बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, मतलब कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो R1 है इसको रो की टर्म्स में क्या लिख सकते हो आप, R1 को लिख सकते हो ρ1 L/A, और R2 जो टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस R2 हो गया उसको क्या लिख सकते हो, ρ2 L/A। भाई L और A तो कांस्टेंट ही है,
तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज R1 R2 की दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करूं, सोचो क्या आएगा, ρ2 L/A, ρ1 L/A, है ना, और L/A दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ρ2 इक्वल्स टू ρ1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो ये दूसरा फॉर्मूला अपने पास आ गया जो कि रेसिस्टिविटी के टर्म्स में बन गया। मतलब रेजिस्टेंस पूछ सकता है आपको कि इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है तो इतने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होगा, या रेसिस्टिविटी पूछ सकता है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम सा ही है। देखो आर की जगह रो आ जाएगा तो फॉर्मूला रो की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कि? तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। मतलब इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एक तो इस फॉर्मूले पे बनेंगे, एक इस पे। या तो आपको अल्फा पूछेगा तो R2 R1 T1 T2 दे रखा होगा, या फिर R2 पूछेगा R1 अल्फा T2 T1 ये सब दे रखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और डेरिवेशन अगर पूछेंगे तो ये पूरा डेरिवेशन इस तरीके से अपन एक्सप्लेन कर ही सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके का इस पे क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको कुछ ग्राफ बता रहा हूं कि कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए अगर आप टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो वो ग्राफ अपन देखते हैं। भाई कंडक्टर के लिए हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। किसके लिए ग्राफ है ये? कंडक्टर के लिए। ठीक है, दूसरा जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि होगा एलॉय के लिए। एलॉय मतलब दो तीन मेटल्स को अगर आप पिघला के मिला देते हो तो उनके लिए टेम्परेचर और रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का कैसा ग्राफ बनेगा। तीन ग्राफ अपन को समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बढ़ने का रीजन क्या होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी कंडक्टर को गर्म करते हो, किसी भी मेटल का कोई वायर है उसको गर्म करते हो, तो गर्म करने से उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी जो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो ज़्यादा कोलिजन्स करते हैं आपस में, ज़्यादा टकराते हैं, और टकराने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर उनको एक सिरे से दूसरे सिरे पे निकलना है वायर के, तो अगर वो ज़्यादा टकराएंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत होगी, और ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस वायर का ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। तो हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना तेजी से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, कर्व्ड ग्राफ बनेगा ये ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे मैंने रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को 0 नहीं लिया है क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट मत करना इसको कभी भी। फिर आता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इन तीनों के लिए एक ही ग्राफ बनता है। अगर आप किसी भी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को गर्म करते हो तो उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होते इसलिए इनमें कंडक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रीमली गर्म करते हो तो इसके अंदर कुछ बॉन्ड टूटने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, उनकी वजह से कंडक्शन हो सकता है। तो कंडक्शन होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि पहले तो कंडक्शन हो ही नहीं रहा था, पहले तो इसमें चार्ज कैरियर या करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन, चाहे 2-5 इलेक्ट्रॉन ही फ्री हो जाए, तो उनसे क्या हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस, कंडक्शन होने का मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज होना। भाई पहले रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होने से, टेम्परेचर के साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कंडक्शन स्टार्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो गए इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट फ्लो करेंगे। तो इंसुलेटर हो। अच्छा, सेमीकंडक्टर के अंदर भी सेमी एक्टिविटी होती है। अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को गर्म करते हो तो उससे क्या होगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डेवलप हो जाएंगे, जिनकी वजह से कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर भी और अच्छे से कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब कोई भी लिक्विड जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसको गर्म करोगे तो आयंस को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, उनका मूवमेंट ज़्यादा ईजिली हो पाएगा, ज़्यादा स्पीड से वो मूव कर पाएंगे, और उसकी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो होगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों के लिए ही आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिक्रीज होते हैं, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। फिर तीसरा जो ग्राफ है वो है एलॉय के लिए। एलॉय के लिए आप क्या देखते हो कि अगर किसी भी एलॉय को गर्म किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये देखो कंडक्टर के लिए और एलॉय के लिए क्या डिफरेंस है। एलॉय के लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और उसका स्लोप काफी कम है। स्लोप कम होने का मतलब है कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कम चेंज होंगे। टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होंगे, कम चेंज होंगे। स्लोप कम होने का मतलब ये, स्लोप ज्यादा होता तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ जाता। तो एलॉय के लिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। तो ये ग्राफ बनेंगे। तो ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है।